organic compound 0.2475 gram on combustion. ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है 0.2475 ग्राम ऑन कंबशन give 0.495 gram CO2 and 0.2025 gram water vapor. समझो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका वजन है 0.2475 ग्राम, जिसका तुमने कंबशन किया, तुमको CO2 कितनी मिल रही है 0.495 ग्राम और वाटर वेपर कितना मिल रहा है 0.2025 ग्राम। कैसे मिला? केवेश का जो वेट इंक्रीज हुआ था वो 0.495 ग्राम था और एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का जो वेट इंक्रीज हुआ था आफ्टर कंबशन 0.2025 ग्राम। तो हमको दोनों का वेट मिल गया। पूछ क्या रहा है इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज क्या होगा? लिखो कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इस कंपाउंड में तीनों का परसेंटेज बताओ, तीनों का परसेंटेज बताओ। और जो जहां परसेंटेज आ गया, मान लो तुम परसेंटेज आ गया और मालिका वेट तुमको बता दिए, तो फिर तुम मालिका फॉर्मूला निकाल सकते हो वैसे जो सभी निकाले थे। बोलो है कि नहीं? निकल जाएगा ना। तो पहले अब ये परसेंटेज कैसे आएगा ये तो निकालें। कितना परसेंट कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है, कितना ऑक्सीजन है। हाँ, अब देखो सामने ये CO2 का जो वजन है 0.495 ग्राम है। जैसे हम इसका CO2 का मोल निकालें पहले। याद रखना CO2 के एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन होता है। CO2 के एक मॉलिक्यूल के अंदर एक कार्बन होता है। क्योंकि ये कौन सी बड़ी बात है, वो तो दिख ही रहा है हमको, लेकिन इस बात में भी बात है। CO2 के एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन है, ठीक है। अब पता है नंबर का रेशियो मोल का रेशियो सेम होता है। नंबर का रेशियो मोल का रेशियो सेम होता है। क्योंकि एक मॉलिक्यूल CO2 में एक कार्बन, तो एक मोल CO2 में एक मोल कार्बन, एक मोल कार्बन। मतलब जो CO2 का मोल होगा वही कार्बन का भी मोल होगा। तो क्यों ना हम CO2 का मोल निकालें। हाँ, मोल ऑफ CO2 निकालें, मोल ऑफ CO2। और CO2 का मोल होगा वेट बाई फार्मूला वेट। वेट कितना है 0.495। CO2 का फार्मूला वेट, कार्बन का 12, 16 32 44। हाँ, सॉल्व करो, सॉल्व करोगे ना तो CO2 का मोल आएगा 0.01125। समझ में आया? अब देखो CO2 के एक मॉलिक्यूल में कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन, तो CO2 के एक मोल में एक मोल कार्बन। मतलब जितना मोल CO2 होगा उतना मोल कार्बन होगा। मतलब CO2 का मोल कितना है ये, तो कार्बन का मोल भी यही हुआ, मोल ऑफ कार्बन भी यही हो गया 0.01125। अब इस कार्बन के मोल से हम कार्बन का वेट निकालेंगे। कैसे? मोल होता है वेट बाय एटॉमिक वेट। कार्बन का एटॉमिक वेट कितना 12। हाँ, तो वेट ऑफ कार्बन कितना आया? वेट ऑफ कार्बन आ गया 0.01125 इंटू 12। ये आ गया कार्बन का वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। हाँ, सॉल्व करो। 0.135 आएगा, 0.135 ग्राम कार्बन आ गया।
कई लोग सोच रहे इतना टाइम लग रहा है, एग्ज़ाम के दिन सोचो इतना टाइम है कहाँ। घबराओ नहीं, हम बुक की बात सुना रहे हैं, बुक में ऐसे सॉल्व किया है, लेकिन हम एग्ज़ाम में ऐसे लगवाएंगे नहीं तुमसे। ये क्वेश्चन को तुम पीयूसी से लगाओगे, इतनी देर में तो आंसर माल का वेट आ जाएगा। जितनी देर में तुम परसेंटेज निकाल रहे हो ना, उतनी देर में तो माल का फॉर्मूला ही आ जाएगा। बात समझ में आया? पहले हम झेलाएंगे, फिर हम रास्ता बताएंगे, तब समझ में आया ना उस रास्ते की कदर क्या है, तो उस वैल्यू क्या है पीयूसी की। अच्छा, ये कार्बन का परसेंटेज आ गया कि नहीं? आवाज़ ही नहीं है, सो तो नहीं गया, आ गया। अब कार्बन के परसेंटेज से इसका कार्बन के जो वेट आया, वेट, इससे हमको परसेंटेज मिल जाएगा। कैसे? तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट कितना ये है, इतने ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का वेट कितना है, इतना। इतने ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन का वेट है 0.135, तो 100 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना कार्बन होगा, परसेंटेज आ गया। क्योंकि ये जो कार्बन का वेट है वो इतने ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर है, इतने में इतना, तो 100 में कितना कार्बन का परसेंटेज आ गया। नहीं समझ में आया? चूंकि 0.2475 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है 0.135 ग्राम कार्बन, तो 100 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है 0.135 डिवाइडेड बाई 0.2475 इंटू 100। हाँ, ये आया कार्बन का परसेंटेज। हाँ, इसको सॉल्व करोगे ना तो आएगा 54.54। ये आया कार्बन का परसेंटेज। समझ में आ रहा है? अब ऐसे हम निकालेंगे, हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालेंगे, ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालेंगे, और जहाँ परसेंटेज मिल गया तो इसके बाद कैसे माल का फॉर्मूला निकालना बता चुके हैं, वो बता चुके हैं। ये कंसेप्ट और दोनों को मिलाओगे तो आंसर आएगा, माल का फॉर्मूला आएगा, लेकिन टाइम लग रहा है, ध्यान रखना। हाँ, ये हमने किसका निकाला, कार्बन का परसेंटेज। अब निकालेंगे हाइड्रोजन का परसेंटेज, तो वो कैसे निकालेंगे, देखो सामने। हाँ, इसको हम मिटा रहे, ये है कार्बन का परसेंटेज। अब हम निकालेंगे हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का परसेंटेज। कैसे निकालेंगे, हम मिटा रहे हैं इसको, हम देखो सामने मिटा रहे ना। हाँ, अब हमको निकालना है हाइड्रोजन का परसेंटेज, और हाइड्रोजन का परसेंटेज आएगा कहाँ से, वाटर से, है ना। ये जो वाटर वेपर का वेट आया 0.2025 ग्राम, ये इतने ग्राम कंपाउंड से निकल के आया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया है कि नहीं। अब ज़रा ध्यान से देखो, वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन, 2। वाटर के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम, वाटर के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम। याद रखना, नंबर का रेशियो मोल का रेशियो सेम होता है। वाटर के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के, आवाज़ ही नहीं है, तो वाटर के एक मोल में हाइड्रोजन का 2 मोल, मतलब हाइड्रोजन का मोल वाटर के मोल का जस्ट डबल है। हाइड्रोजन का मोल वाटर के मोल का जस्ट, इसका मतलब हम वाटर का मोल निकाल के डबल कर दें तो हमें हाइड्रोजन का मोल आ जाएगा। हाँ, पहले वाटर का मोल निकालो, मोल ऑफ वाटर, मोल ऑफ वाटर वेट बाई फार्मूला वेट, फार्मूला वेट वाटर का 18, ये आ गया वाटर का मोल। हाँ, सॉल्व करो, कितना आता है वाटर का मोल, 0.01125 मोल वाटर, ये है वाटर का मोल। अब हमें चाहिए हाइड्रोजन का मोल, और हमको पता है कि हाइड्रोजन का जो मोल है वाटर के मोल का जस्ट डबल है। हम इसी को डबल कर दें तो हमें हाइड्रोजन का मोल मिल गया। हाँ, मोल ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन, एक मोल में 2 मोल हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का मोल वाटर के मोल का जस्ट डबल। तो हमने क्या किया, 0.01125 इंटू 2, ये आ गया
हाइड्रोजन का मोल 0.00225 आ रहा है, 0.01125। चेक कर लो जरा। जीरो जीरो 0.0 या जीरो नहीं होगा, या पॉइंट के बाद क्या है 225 आ रहा है। क्यों, सब लोग चेक कर लो। सही है ना? हाँ, इसको सॉल्व कर दिया ना। 0. हाँ आया 225, सही है। 0.2 नहीं, 0 आएगा 225 मोल। बोलो, ये किसका मोल आ गया? हाइड्रोजन का। अब हाइड्रोजन के मोल से तुम हाइड्रोजन का वेट निकालोगे, हाइड्रोजन के मोल से हाइड्रोजन का वेट। चले? अब तुम लोग कैलकुलेशन में अटक गए हो, जबकि मेरा कैलकुलेशन से कोई मतलब ही नहीं है। ये तुम जानो, हमें जोड़ घटाना नहीं सिखाना, हमें तरीका सिखाना है, क्वेश्चन कैसे आता है और कैसे लगाना है। अब चाहे पॉइंट इधर आए चाहे इधर आए, मेरा उससे क्या मतलब। चले आगे। इसलिए कैलकुलेशन को लेके हमको मत रोको। आया समझ में? सामने देखो, ये किसका मोल आ गया? हाइड्रोजन का। अब हम हाइड्रोजन के मोल से हाइड्रोजन का वेट निकालेंगे। कैसे? मोल होता है वेट अपॉन एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट 1 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1। ये वेट भी हाइड्रोजन एटम का है ना, मोल भी हाइड्रोजन एटम का, तो वेट भी हाइड्रोजन एटम का, और एटॉमिक वेट कितना? 1। तो वेट आ गया, अब हाइड्रोजन का वेट आ गया 0.0225 ग्राम। ये हाइड्रोजन का वेट आ गया। मतलब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन का वेट 0.0225 ग्राम है। समझ में आया? क्योंकि इतने ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन का वजन इतना है, तो 100 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना हाइड्रोजन होगा? ये आ गया हाइड्रोजन का परसेंटेज। हाँ, चूंकि 0.2475 ग्राम 0.2475 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड contain 0.0225 ग्राम हाइड्रोजन। तो 100 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 0.0225 अपॉन 0.2475 इंटू 100। ये आ गया हाइड्रोजन का परसेंटेज। हाँ, सॉल्व कर कितना आएगा? 9.09 आएगा। देख लो जरा, आ जाएगा? अच्छा, आ जाएगा ना। कार्बन का तुम निकाल चुके हो, हाइड्रोजन का तुमने निकाल लिया। अब बचा पार्ट किसका होगा? ऑक्सीजन का होगा। तुम्हें ऑक्सीजन को निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब तीनों मिला के 100% है। तो हाँ, रिमेनिंग जो होगा ऑक्सीजन का परसेंटेज आएगा। और जहाँ तुमने तीनों का परसेंटेज पा लिया, इन तीनों के परसेंटेज से तीनों का मोल निकालोगे, वेट बाय एटॉमिक वेट, फिर मोल का सिंपल रेशियो निकालोगे, फिर सिंपल रेशियो से एम्पिरिकल फार्मूला, फिर एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला, और उसके लिए मॉलिक्यूलर वेट चाहिए। मॉलिक्यूलर क्वेश्चन में दिया था 118, याद करो। बोलो, अब बताओ, तुमने पहले वेट निकाला, फिर वेट से परसेंटेज निकाला। परसेंटेज निकालने में टाइम लगा कि नहीं? फिर परसेंटेज से एम्पिरिकल फार्मूला, फिर एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला से तब जाके तुम्हारा आंसर आया। बोलो, टाइम लग रहा है कि नहीं? बोलो। लेकिन मेरे पास समय नहीं, हमको आंसर जल्दी से निकालना है। तो एक तरीका है POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। यही क्वेश्चन हम लगाएंगे, आंसर तुरंत जल्दी से आ जाएगा, फट से। ठीक है, निकाल के दिखाएं।
बुक में क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किया है, ठीक है, लेकिन हम उसको लगाएंगे POAC से, POAC। POAC का पूरा नाम होता है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। और इस कंसेप्ट के द्वारा हम स्टोइकियोमेट्री के सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं, इस कंसेप्ट से। समझ में आया? जो तुम लोग इक्विवेलेंट कंसेप्ट से सीख रहे हो, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, जिससे तुम स्टोइकियोमेट्री क्वेश्चन लगा रहे हो, शुरू किए हो, वही प्रॉब्लम को इससे भी लग सकता है, POAC से भी लग जाएगा, अब बिना बैलेंस किए। तो बिना बैलेंस किए तुम प्रॉब्लम को POAC से भी लगा सकते हो, इक्विवेलेंट कंसेप्ट से भी लगा सकते हो, लेकिन हम इक्विवेलेंट को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इसको फोकस कम कर रहे हैं। कारण दोनों को जब देखोगे तो उसमें टाइम और कम लगता है, इक्विवेलेंस में टाइम और कम लगता है, इसमें टाइम उसकी तुलना में ज़्यादा लगता है। तो समय को ध्यान में रखते हुए हमने इक्विवेलेंट को ज़्यादा फोकस किया है और इसको दबा दिया है। लेकिन जहाँ फार्मूला ही नहीं पता होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला ही नहीं पता होगा, उस केस में POAC काम कर जाता है, इसलिए हमने POAC को यहाँ यूज़ किया है। बात समझ में आई? लेकिन याद रखना, जो POAC से तुम फार्मूला भी निकालोगे, उसी POAC से तुम स्टोइकियोमेट्रिक क्वेश्चन, वॉल्यूमेट्रिक क्वेश्चन भी लगा सकते हो। बात सुनिए, ये इस कॉन्सेप्ट को छोटा मत समझना। अरे पूरे आसिम मुखर्जी में पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, POAC के ऊपर है कि नहीं, क्वेश्चन बहुत है इसके ऊपर लग जाएंगे। अच्छा, POAC का मतलब क्या है पहले समझ लो, क्वेश्चन तो बाद में लगाएंगे, लेकिन हम पहले POAC की मीनिंग क्या है, मतलब क्या है बताते हैं। POAC का पूरा नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। जैसे रिएक्शन के दौरान मास कंजर्व रहता है, वैसे ही रिएक्शन के दौरान एटम भी कंजर्व रहता है। कभी रिएक्शन के दौरान एटम डिस्ट्रॉय नहीं करता, कभी एटम डिस्ट्रॉय नहीं करता। तो जब एटम डिस्ट्रॉय नहीं करता है, तो जितने एटम रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट साइड है, उतने ही एटम रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट साइड होंगे। जितने एटम रिएक्टेंट साइड, बोलो जितने कार्बन रिएक्टेंट साइड उतने कार्बन प्रोडक्ट साइड, जितने हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड उतने हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड। यानी रिएक्शन के दौरान कभी एटम डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो एटम जितने रिएक्टेंट साइड होंगे, उतने ही रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट साइड होंगे कि नहीं। और जब एटम की संख्या कंजर्व हो गई, तो मोल भी तो कंजर्व हो गया, क्योंकि जो नंबर का रेशियो होता है वही मोल का रेशियो होता है। तो जितने मोल एटम रिएक्टेंट साइड होंगे रिएक्शन से पहले, उतने ही मोल्स ऑफ एटम रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट साइड रहेंगे। मतलब रिएक्शन के दौरान एटम की संख्या में, एटम्स के मोल में कोई चेंज नहीं रहेगा, कंजर्व रहेगा। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, जो कि आधारित है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या बोलता है कि रिएक्शन के दौरान मास कंजर्व रहता है, जितना मास रिएक्टेंट का उतना मास प्रोडक्ट का। और अब हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, रिएक्शन से पहले जितने एटम रिएक्टेंट साइड होंगे उतने ही एटम प्रोडक्ट साइड होंगे। क्योंकि एटम का रेशियो मोल का रेशियो होता है, तो जितने मोल रिएक्टेंट साइड होंगे एटम, उतने ही मोल प्रोडक्ट साइड होंगे एटम आफ्टर रिएक्शन। एटम इज कंजर्व, उनके मोल भी क्या है, कंजर्व। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। अब इस कंसेप्ट को तुम उठाओगे और स्टोइकियोमेट्री के लगभग सारे क्वेश्चन लगा सकते हो। फिर कहोगे लगा के दिखाइए, थोड़ा खोल के समझाइए। तो आपने डिफिनीशन बताया ना, अब हम क्वेश्चन लगा के दिखाते हैं तुमको। सामने देखो, सामने देखो। तुमने किसी वाच ग्लास के अंदर तुमने कॉपर सल्फेट ले लिया, एनहाइड्रस। और पता है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट क्या होता है, वाइट होता है। क्या होता है, वाइट होता है। तुमने वाच ग्लास में एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ले लिया जो कि वाइट था, जिसका वजन 10 ग्राम था। कितना था, 10 ग्राम। सामने लिखो नहीं, लिखो नहीं, तो हम POAC का मतलब समझा रहे हैं। जैसे ये टॉपिक तो वैसे मोल कंसेप्ट का है, जब मोल कंसेप्ट पढ़ाते हैं तो ये टॉपिक पढ़ाया जाता है, लेकिन हमको अपने क्वेश्चन को लगाने के लिए, जिसके लिए हमने ये टॉपिक उठाया है, उसके लिए हम POAC समझा रहे हैं शॉर्ट में। सामने देखो, तुमने वाच ग्लास में एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट लिया है जो कि वाइट है,
कितना लिया? 10 ग्राम। और तुमने इसको नदी के किनारे रख दिया, नदी किनारे जहाँ मॉइस्चर ज़्यादा हो, नदी किनारे, समुद्र के किनारे जहाँ मॉइस्चर ज़्यादा होगा, क्या ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट एयर की मॉइस्चर को सोखेगा, और सूखने के बाद कुछ देर बाद ये ब्लू हो जाएगा, CuSO4.XH2O। पानी सोखा, पानी सोखने के बाद अब ये क्या हो गया? ब्लू हो गया। ठीक है, अब कितना पानी सोखा तुमको नहीं पता, पानी सोखा है, एब्जॉर्ब किया है, जिस वजह से वाइट से क्या हो गया? ब्लू हो गया। और जब सोचो, जब ये पानी सोखेगा, पानी अपने पीता जाएगा, तो इसका वेट 10 ग्राम रहेगा क्या? बढ़ जाएगा। इसका वेट बढ़ के 12 ग्राम हो गया। क्वेश्चन है, बताइए इसमें x की वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन है, इसमें x की वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन पूछ रहा है तुमसे, x की वैल्यू क्या होगी? इसने 1 मोल कॉपर सल्फेट ने कितने मोल पानी पिया है, x की वैल्यू क्या है पूछ रहा है। सॉल्व कैसे करोगे? जरा सोचो, तुमने एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को रखा था, ये पानी वाटर वेपर एब्जॉर्ब किया, कॉपर सल्फेट XH2O बना। क्या इस रिएक्शन के दौरान कॉपर की संख्या में कोई फर्क हुआ होगा? क्या ये कॉपर उड़ के भाग गया होगा ऊपर? अरे सॉलिड है, ये कोई वॉलेटाइल थोड़ी है कि उड़ के भाग जाएगा, ये तो अंदर रहेगा। मतलब जब वाइट था तो जितने कॉपर वाइट में थे उतने ही कॉपर ब्लू में होंगे। अच्छा, जितने सल्फर वाइट में थे उतने ही ब्लू में होंगे। बोलो, है कि नहीं? तो कॉपर और सल्फर बताओ यहाँ कंजर्व है। ऑक्सीजन को हम कंजर्व नहीं कर सकते क्योंकि ऑक्सीजन इसमें भी था और बाहर से आया भी है। कहाँ? वाटर के रूप में। आखिर ये पानी सोखा है तो बताओ, एक ऑक्सीजन यहाँ से भी है, पहले का भी ऑक्सीजन है। अब कितना पानी इसने पिया हमको पता नहीं है, लेकिन जितने कॉपर पहले थे उतने कॉपर यहाँ भी होंगे, जितने सल्फर यहाँ थे उतने सल्फर यहाँ भी होंगे। बोलो, तो हम क्या करेंगे? यहाँ या तो कॉपर को कंजर्व कर देंगे या तो सल्फर को कंजर्व करेंगे, और कंजर्व करके हम x की वैल्यू पा जाएंगे। जितने कॉपर रिएक्टेंट साइड उतने कॉपर प्रोडक्ट साइड। तो हमने क्या किया? कॉपर को कंजर्व कर दिया और अप्लाई किया POAC फॉर कॉपर। समझ में आया? क्यों? क्योंकि कॉपर कंजर्व है, जितने कॉपर रिएक्टेंट साइड एनहाइड्रस में उतने कॉपर ब्लू प्रोडक्ट साइड। हाँ, आप देखो सामने, बताओ इसमें कितने कॉपर हैं? एक मालिक्यूल में कितना कॉपर? एक मालिक्यूल में 1 कॉपर। तो बताओ 1 मोल में 1 मोल कॉपर, तो कॉपर का मोल इसके 1 मोल के बराबर है। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा? 1 × मोल ऑफ कॉपर सल्फेट। क्योंकि यहाँ 1 कॉपर है तो यहाँ 1 कर दिया, यहाँ 2 कॉपर होता 2 कर दिया, यहाँ 3 कॉपर होता 3 कर देते। जहाँ 1 ही कॉपर है तो हमने 1 कर दिया। हाँ, इधर आ जाओ, यहाँ कितने कॉपर है? 1 कॉपर। इसके 1 मालिक्यूल में 1 कॉपर, 1 मोल में 1 मोल कॉपर, तो कॉपर का मोल इसके 1 मोल के बराबर। 1 × मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट XH2O। हाँ, अब वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया। हाँ, बताओ मोल क्या होता है? वेट बाई फार्मूला वेट। मोल कैसे निकालते हैं? वेट बाई फार्मूला। बताओ वेट कितना है? 10 ग्राम। हाँ, इसका फार्मूला वेट कॉपर का होता है 63.5, सल्फर का होता है 32, 16 चौके 64। इधर आ जाओ, इजिकल टू